आई होप कि आप लोगों को लेसन नंबर 4 में समझ में आया होगा। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5, साझेदार का विषय, साझेदार का प्रवेश। ये लेसन बोर्ड के एग्जाम में 9 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन सेक्शन बी में 1 नंबर का और एक क्वेश्चन सेक्शन ई में 8 नंबर का, कुल मिलाकर 9 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। अब साझेदार का प्रवेश वो एक प्रकार का क्या है, पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब हो रहा है कि साझेदार के लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन। साझेदार के प्रवेश से चालू साझेदार का विसर्जन होकर नए साझेदार के साथ नई साझेदारी अस्तित्व में आती है, यानी कि जो चालू साझेदारी पेढ़ी है उसका विसर्जन हो जाता है और उसके साथ नए साझेदार के साथ नई साझेदारी पेढ़ी अस्तित्व में आती है। नंबर 2, लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन आता है और नए करार पत्र भी अमल में आता है। लाभ हानि का जो भी प्रमाण होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है और नया करार पत्र तैयार किया जाता है। नया साझेदार अपने साथ पूंजी और ख्याति की रकम लाता है। नया साझेदार उसके साथ पूंजी और ख्याति की रकम लाता है तथा पेढ़ी की संपत्ति और दायित्व में और लाभ में अपना हिस्सा प्राप्त करता है। नया साझेदार पेढ़ी में पूंजी और ख्याति की रकम लाता है और लाभ में अपना हिस्सा प्राप्त करता है, क्योंकि वो पूंजी लाएगा पेढ़ी में तो उसके प्रतिफल के रूप में, मुआवजे के रूप में क्या चाहिए, लाभ भी चाहिए और संपत्ति और दायित्व में उसका हिस्सा भी होता है। साझेदारी अधिनियमन 1932 के अनुसार चालू साझेदारों की सहमति के बिना प्रवेश दिया जाता नहीं है। ऐसा क्वेश्चन है कि साझेदारी पेढ़ी में प्रवेश कैसे दिया जाता है, तो सभी साझेदारों की सहमति से ही दिया जाता है। अगर करार पत्र में कोई प्रावधान है कि बिना सहमति से प्रवेश दिया जाए तो ही साझेदार को प्रवेश दिया जाता है, अन्यथा साझेदार को प्रवेश दिया जाता नहीं है। उसके बाद साझेदार के प्रवेश के कारण, कौन से कारण से साझेदार को प्रवेश दिया जाता है, तो नंबर 1, अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तब। जब पेढ़ी में पूंजी की आवश्यकता हो या चालू साझेदार पूंजी पर्याप्त मात्रा में न ला सके तो ऐसे समय में साझेदार को प्रवेश दिया जाता है और पूंजी की पूर्ति की जाती है। अधिक संचालन काम की आवश्यकता हो तब। अगर संचालन का काम बढ़ गया हो और वो कार्य बोझ बढ़ गया हो और चालू काम साझेदार वो करने में सक्षम न हो तो ऐसे समय नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। या कोई साझेदार की निवृत्ति हो या मृत्यु हो। अगर कोई साझेदार निवृत्त हो जाता है या मृत्यु हो जाए तो ऐसे समय साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, धंधा में जोखिम का वितरण करने के लिए, यानी कि जो भी जोखिम है उस जोखिम का बंटवारा करने के लिए प्रत्येक साझेदारों के ऊपर कम जोखिम आए उसके लिए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। उसके बाद हमें ये लेसन में पढ़ना है लाभ हानि का नया प्रमाण और त्याग की गणना कैसे करना, क्योंकि हमें नया प्रमाण भी चाहिए। नए साझेदार को प्रवेश दे रहे तो उसके लिए अगर बोला है कि नए प्रमाण में पूंजी रखो तो नया प्रमाण कभी कभी ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। और त्याग का प्रमाण इसलिए ज्ञात करना है कि जो नया साझेदार है वो अपने हिस्से की ख्याति लाएगा तो वो ख्याति त्याग के प्रमाण में पुराने साझेदारों के बीच बांटना है। इसीलिए नए साझेदार की प्रवेश के कारण सभी साझेदारों के लाभ हानि के प्रमाण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो अब इसके लिए नया प्रमाण और त्याग के प्रमाण की गणना के लिए कुछ 5 पॉइंट है, उसमें से हम आज एक में आपको बताऊंगी। पुराने साझेदारों का पुराना प्रमाण दिया हो, क्वेश्चन में पुराने साझेदार है उनका पुराना प्रमाण दिया हो और नए साझेदार को दिया जाने वाला लाभ का भाग दिया हो तब। पुराना प्रमाण दिया हो और लाभ का भाग, आपको क्वेश्चन में दो ही बात देखनी है कि पुराने जो साझेदार है उनका पुराना प्रमाण दिया है और जो प्रवेश कर रहा है साझेदार उसका लाभ का भाग दिया है। तो आपको ये पद्धति से करना है। अब उसके लिए सबसे पहले आपको बाकी शेष लाभ निकालना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बाकी शेष लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। अब बाकी शेष लाभ ज्ञात करने के लिए पेढ़ी का कुल लाभ
निकालना पड़ेगा, क्योंकि कुल लाभ पर तीनों तीन साझेदार, जितने भी साझेदार है सभी साझेदारों का हक होता है इसीलिए। और कुल लाभ में से नए साझेदार के हिस्से का लाभ घटाने पर हमें क्या मिलेगा, बाकी शेष लाभ मिलेगा। और नया प्रमाण बराबर बाकी शेष लाभ गुना पुराना अनुपात। अब इसको हमें एग्जाम्पल में देखेंगे तो अच्छे से पता चलेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए और बी 3:2 में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। सी को लाभ का 1/4 भाग देने की शर्त पर प्रवेश दिया, तो नया अनुपात ज्ञात करो। देखो यहाँ मैंने आपको बताया था कि पुराना प्रमाण और नए साझेदार का लाभ का भाग। तो पुराना प्रमाण दिया है 3:2, नए साझेदार का लाभ का भाग दिया है 1/4। चलो ये दिया हुआ है दोनों, तो उसको कैसे करना है, सबसे पहले बाकी शेष लाभ ज्ञात करेंगे। बाकी शेष लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करना है, पेढ़ी का कुल लाभ को 1 मानना है। तो माना कि साझेदार ए और बी का पुराना प्रमाण दिया है 3:2 और सी का लाभ का भाग दिया 1/4। तो हमें पहले क्या करेंगे, माना कि पेढ़ी का कुल लाभ बराबर 1। अब ये एक जो लाभ माना है उसके पर तीनों तीन साझेदार यानी कि ए बी और सी तीनों का हक होता है। अब एक जो कुल लाभ मिला, अब उसके आधार पर से हम क्या करेंगे, बाकी शेष लाभ निकालेंगे। बाकी शेष लाभ बराबर कुल लाभ माइनस सी का लाभ का भाग। अब कुल लाभ हमारे पास क्या है 1 और सी का लाभ का भाग कितना दिया है 1/4। तो 1/4, एक में से 1/4 क्या करना है, हमें माइनस करना है, घटाना है। यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 4 है, एक के नीचे कुछ नहीं है, उसका मतलब 1 है। तो अब यहाँ 1 के नीचे क्या लाना पड़ेगा, 4। 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। तो 4 एकम 4, तो 4 माइनस 1 बटे में क्या करेंगे 4। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा, 3/4। तो 3/4 हमारा क्या होगा, बाकी शेष लाभ। अब बाकी शेष लाभ मिल गया तो उसके हिसाब से सूत्र के अकॉर्डिंग हमें नया लाभ मिल जाएगा। नया भाग बराबर बाकी शेष लाभ गुना पुराना अनुपात। अब नया प्रमाण बराबर लाभ का बाकी शेष लाभ गुना पुराना अनुपात। अब ए बी और सी, ए के लिए बाकी शेष लाभ 3/4 और बी के लिए भी 3/4। सी के लिए यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि बाकी शेष लाभ पर ए और बी का ही हक है, क्यों, सी का हिस्सा माइनस किया इसीलिए। तो 3/4 3/4 गुना पुराना अनुपात। अब पुराना अनुपात सी के पास नहीं होगा क्योंकि सी नया है। तो ए और बी के लिए पुराना अनुपात हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 3:2। तो 3:2 दिया है, तो 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई, तो एलसीएम लेंगे नहीं तो 3 एकम 3 9, 4 5 20, तो 9/20 6/20। अब सी का हिस्सा कितना है, 1/4 है। अब यहाँ 9 के नीचे भी 20 है, 6 के नीचे भी 20 है, दोनों के नीचे 20 है। तो अब सी के लिए भी यहाँ 1/4 की जगह क्या लेना पड़ेगा, 20। अब 20 लाएंगे तो 4 को किससे गुनेंगे, 5 से। 4 को 5 से गुनेंगे तो ऊपर 1 को भी किससे गुनेंगे, 5 से। तो 5/20। तो नया अनुपात मिलेगा 9:6:5। चलो अब हमें नया भी मिल गया, पुराना अनुपात भी है 3। नया अनुपात हमारे पास 9:6:5 है, पुराना अनुपात 3:2 है। तो अब इन दोनों के आधार पर से हमें क्या मिल जाएगा, त्याग का प्रमाण। त्याग बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब ए के लिए पुराना अनुपात कितना है, 3/5। यहाँ त्याग चालू साझेदार यानी कि पुराने साझेदारों का ही आएगा, क्योंकि पुराने साझेदार ही नए साझेदार को अपने लाभ के हिस्से में से कुछ रकम देंगे, या सी का जो भी लाभ है 1/4 वो लाभ कौन देगा, ए और बी देंगे। ए और बी देंगे तो उसके कारण उनका लाभ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो वो लाभ कम हुआ उसे हम क्या कहेंगे, त्याग कहेंगे। इसीलिए जो त्याग का प्रमाण है वो पुराने साझेदारों का ही आएगा। तो पुराना अनुपात 3:5 2:5 माइनस नया अनुपात 9:6:5, सबका टोटल करने पर क्या आएगा, 20। तो 9/20 और 6/20 इन दोनों का ही लेना है, ए और बी का, क्योंकि सी का लेना नहीं है। 5 और 20 दोनों का लसब कितना आएगा,
20 आएगा। अब यहाँ 3/5 है और 9/20 है। अब यहाँ 20 लाने के लिए 5 को 4 से गुनेंगे, यहाँ 20 तो है ही, तो उसको किससे गुनेंगे? 1 से। तो अगर नीचे 4 से गुनेंगे तो ऊपर भी क्या 4 से ही गुनेंगे। तो 4 तिया 12, 9 एकम 9 और 4 पचा 20। तो 20 आया तो 12 माइनस 9 बटे में 20 तो आएगा 3/20। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी 20 लसअप आएगा तो 2/5 माइनस 6/20। तो यहाँ 20 लाने के लिए 4 से गुनेंगे तो 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 8 माइनस 6 बटे में 20। तो यहाँ आएगा 2/20। चलो ये दोनों त्याग मिल गया हमें, तो त्याग का प्रमाण आएगा 3:2, क्योंकि नीचे दोनों सेम है 20-20। तो अब देखो क्वेश्चन में आप नोट करो, पुराना अनुपात भी 3:2 है, त्याग का अनुपात भी 3:2 है। तो अगर बड़ा क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट आए या ऐसा समायोजन आए तो इतनी लंबी चौड़ी गणना करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दिमाग में फिट रखो कि क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात और नए साझेदार को मिलने वाला लाभ का भाग, पुराना अनुपात और लाभ का भाग दिया हो तो पुराना अनुपात और त्याग का प्रमाण समान ही रहेगा। तो ख्याति बांटने के लिए त्याग का प्रमाण ज्ञात करने की जरूरत नहीं। जो पुराना प्रमाण है वही त्याग का रहेगा और वही प्रमाण में हम क्या करेंगे? ख्याति बांटेंगे। अगर कोई इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए।